तो आज हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक विधि। तो हमें विज्ञान में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में अपनी कुछ थ्योरीज देनी रहती है, अपने कुछ सिद्धांत देने रहते हैं और उन सिद्धांतों को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए आपको एक विधि की आवश्यकता होती है। अगर आप विज्ञान में कुछ सर्च कर करके पब्लिक के सामने कुछ बात रखना चाह रहे हो तो आपकी बात तब तक एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक कि आप इस विधि को फॉलो नहीं करोगे। इस विधि के स्टेप्स को अपनाते हुए अगर आप अपनी बात पब्लिक के सामने रखते हो तो आपकी बात एक्सेप्ट की जाएगी, आपकी बात मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। तो हमें विज्ञान में या फिजिक्स में जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उन घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद फिर हम बताते हैं कि ये घटना कैसे हो रही है। तो हम एक थ्योरीज बनाते हैं और वो थ्योरीज इन सिद्धांतों पर आधारित होती है, इन स्टेप्स पर आधारित होती है और इस स्टेप्स को यानी कि जिस विधि की आपको आवश्यकता होती है उस विधि को हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसी को हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। जब ये विधि नहीं हुआ करती थी तो हम अपनी थ्योरीज दिया करते थे, अपनी थ्योरीज बनाया करते थे और पब्लिक के सामने अपनी बात ऐसे ही रख दिया करते थे। तो वो थ्योरी, वे बातें हमारी कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन कुछ लोग जो होते थे वो हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं किया करते थे। जैसे पहले चर्च में ये पढ़ाया जाता था, पुराने जमाने में ये पढ़ाया जाता था कि जो सूरज है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। ये थ्योरी हमें पढ़ाई जाती थी, ये एक सिद्धांत हुआ करता था। लेकिन बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये बताया कि नहीं, अर्थ रुकी हुई है, सन रुका हुआ है और अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है। उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया, उन्होंने अपनी ये बात पब्लिक के सामने रखी। अब जैसे ही उन्होंने पब्लिक के सामने ये बात अपनी रखी तो चर्च वालों को पता चला। जब चर्च वालों को ये बात पता चली कि फला शख्स ऐसे ऐसे बोल रहा है कि अर्थ घूम रही है, सन रुका हुआ है, तो उनको वो बात नागुजारा गुजरी और उसको बुलाया गया, उस पर कार्यवाही की गई और उसको सजा कर दी गई, जेल में डाल दिया गया। तो उसकी बात का विरोध किया गया। तो इस तरीके से जो अक्लमंद लोग थे, साइंटिस्ट थे, वो परेशान हो गए कि हम तो नए नए सिद्धांत बता रहे हैं, नई नई थ्योरीज ला रहे हैं और हमारी बात कुछ लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, हमें और सजा और दे रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, साइंटिस्टों की एक मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा कानून लाए, एक ऐसा सिद्धांत लाए ताकि कि हम उस सिद्धांत पर बात करते हुए, अगर हम उस सिद्धांत को मानते हुए अपनी बात रखते हैं तो हमारी बात फिर मानी जानी चाहिए। फिर एक कानून आया और उसी कानून को हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो जब से ये विधि आई है तब से हमारी बात मान ली जाती है कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी बात बता दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी बात नहीं बताते तब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो ये एक कानून बन गया जिसको हम वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं होगी उन सब का अध्ययन जो होगा इस विधि के आधार पे होगा। तो इस विधि के कुछ पद होते हैं कि ये वैज्ञानिक विधि कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले इस विधि का पहला पद होता है प्रेक्षण। फर्स्ट स्टेप प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब चीजों को देखना। जो आपके नेचर में प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, सबसे पहले आप उनको देखो, उनको ऑब्जर्व करो। तो हम उनको ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। जैसे हमने अपने प्रकृति में ये देखा कि नदी का पानी हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ बहता है। फिर हमने अगले दिन देखा अभी भी वो लेफ्ट से राइट बह रहा है। फिर हमने सोचा कि हो सकता है कि एक महीने बाद ये लेफ्ट से राइट से लेफ्ट बहे, उल्टा बहने लग जाए। तो हमने क्या देखा, नहीं, वो तो अभी भी ऐसे ही राइट से लेफ्ट ही बह रहा है। तो नदी का पानी हमेशा एक सिरे से एक दूसरे सिरे की तरफ ही बहता है। तो हम उसको जानना चाहते हैं। तो जानने के लिए सबसे पहले आप चीजों को देखो। आप ये हम अपने इसी तरह से हम अपने नेचर में, हम अपनी प्रकृति में देखते हैं कि दिन रात होते हैं। दिन रात क्यों होते हैं पता कर लेंगे, पहले देखो तो आप। ऐसे ही हम अपने नेचर में देखते हैं, बरसात आती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, आसमान से पानी गिरता है, नीचे गिरता है। क्यों गिरता है, स्टडी कर लेंगे। तो पहले आपको प्रकृति में होने वाली घटनाओं को देखना रहता है। ठीक है, हमने ये सब चीज ऑब्जर्व कर ली, ये हमने देख लिया।
उसके बाद फिर हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट लैब में चले गए, लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसे करते हैं कि जो हमने अपने पर्यावरण में, अपनी प्रकृति में देखा था, उसी को हम कॉपी कर लेते हैं लैब में। हमने प्रकृति में यह देखा था कि पानी लेफ्ट से राइट बह रहा है एक नाली के अंदर, एक नदी के अंदर, तो हमने अपनी लैब में एक नाली बना दी। एक नाली बना करके और उसमें पानी डालना शुरू कर दिया। ये हमने नाली बनाई और इसमें पानी डाल दिया। अब हमने ये देखा कि पानी ये ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हमने ये देखा ये पानी ऐसे क्यों फ्लो हो रहा है, तो हमने देखा ये वाला सिरा ऊंचा था, ये नीचा था, तो इसलिए इधर फ्लो हो रहा है। तो फिर हमने क्या किया, फिर इस वाले सिरे को उठा दिया, इस वाले सिरे को नीचा कर दिया, तो अब पानी ऐसे फ्लो होने लगा। तो अब हमारी समझ में आने लगा कि नदी का जो पानी था वो राइट से लेफ्ट क्यों बह रहा था, क्योंकि राइट जो सिरा था वो ऊंचा होगा और लेफ्ट वाला नीचा होगा, इसलिए पानी बह रहा है। तो हम क्या करते हैं, लैब में कॉपी करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट भी ये कैसा होता है, ये नियंत्रित होता है, कंट्रोल वाला होता है। जैसे हमने अपने नेचर में देखा था कि दिन रात हो रही है। दिन रात क्यों होते हैं, सूरज की वजह से होते हैं। जैसे ये पृथ्वी है और ये सूरज है, तो सूरज यहाँ पर रोशनी पहुंचाता है तो यहाँ पर दिन निकलता है, और जैसे ही सूरज इधर पहुंच जाता है तो इधर अंधेरा हो जाता है, रोशनी नहीं आती सूरज की, तो इधर रात हो जाती है। तो हमने ऐसे ही हमने अपनी लैब में कॉपी कर लिया। एक हमने पृथ्वी बनाई, अर्थ बनाई, और ये बल्ब जलाया, बल्ब को हमने सूरज बना दिया। अब हमने देखा कि ये बल्ब की रोशनी इस पर पहुंच रही है पृथ्वी पर, तो यहाँ चांदना है, यहाँ रोशनी है, यहाँ पर दिन हो रहा है। तो अब हमने इसको ऐसे, बल्ब को ऐसे घुमाया, जब ये बल्ब यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर रात हो जाती है। तो हमारी समझ में आने लगा कि सूरज घूम रहा होगा, इसलिए दिन रात हो रहे हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने अपने सूरज को, अपने बल्ब को पकड़ा और इसे कंट्रोल कर दिया और इसको घुमाना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये इधर अंधेरा हो चुका है। जैसे ये पृथ्वी इधर आती है तो इधर अंधेरा हो जाता है, और फिर ये घूम करके इधर आती है, फिर इधर चांदना हो जाता है। तो दिन रात पृथ्वी के घूमने से भी हो सकते हैं और सूरज के घूमने से भी हो सकते हैं। तो आपने करा क्या, आपने पहले बल्ब को घुमाया, फिर इसको पकड़ा, कंट्रोल कर दिया इसको, और फिर इसको चलाया। तो आप एक्सपेरिमेंट कैसा कर रहे हो, कंट्रोल यानी कि नियंत्रित प्रयोग करते हैं। तो ये वैज्ञानिक विधि का दूसरा स्टेप होता है, इसमें हमें नियंत्रित प्रयोग करने रहते हैं। अब वैज्ञानिक विधि का थर्ड स्टेप आता है गुणात्मक व मात्रात्मक विवेचना, यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब हमें क्वालिटी बतानी रहती है। जैसे हमने अपने नेचर में देखा था कि किसी भी वस्तु को अगर मैं छोड़ता हूं तो वो नीचे की तरफ गिर जाती है। क्यों गिर जाती है, तो हमने सोच करके बताया, हमने ये बताया कि जिन दो वस्तुओं में द्रव्यमान होता है तो वे दोनों वस्तु एक दूसरे पर बल आरोपित करती है। तो द्रव्यमान एक ऐसा गुण है जो कि दूसरी वस्तु पर बल लगा सकता है। हमने अपने नेचर में यही तो देखा था कि हर वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है। क्यों गिरती है, जरूर वस्तुओं में कुछ ना कुछ गुण है। उस गुण को हमने ढूंढा और उस गुण का नाम हमने रखा द्रव्यमान। और फिर आपको बताया कि जिन दो वस्तुओं के पास में द्रव्यमान होगा, उन दोनों वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा और वो एक दूसरे को आकर्षित करेगी। अब पृथ्वी इतनी बड़ी है और ये चौक है, इसमें भी द्रव्यमान है, तो इसे मैं छोड़ूंगा तो इसको पृथ्वी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी, उसको अपनी ओर खींच लेगी, क्योंकि पृथ्वी के पास बहुत ज्यादा द्रव्यमान है, उसको वो खींच लेगी। तो ये वस्तु जिसके पास m1 द्रव्यमान है और इसके पास m2 द्रव्यमान है, ये इसको अपनी ओर खींच लेती है। तो हमने ये गुण बता रहे हैं कि किस गुण की वजह से बल लगता है, तो आंसर है द्रव्यमान की वजह से। ऐसे ही हमने अपने नेचर में देखा था कि इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। लाइट में 7 रंग कहां से आए, जैसे हम लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। वे 7 कलर्स कहां से आए लाइट में, तो हमने अपनी रीजनिंग कर करके बताया कि वे 7 कलर्स लाइट में पहले से ही मौजूद है। लाइट का ये गुण होता है, प्रिज्म का ये गुण होता है कि जब लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो प्रिज्म उस लाइट को, उस व्हाइट लाइट को 7 कलर्स पे डिवाइड कर देता है, तोड़ देता है 7 कलर्स में।
तो उसके अंदर वो पहले से ही कलर्स मौजूद है, उसमें गुण होता है। लाइट के अंदर व्हाइट लाइट जो सूरज की रोशनी होती है उसमें ये गुण होता है, उसमें 7 कलर्स होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने गुणात्मक विवेचना की। गुणात्मक विवेचना हम 2 प्रकार से कर रहे हैं, एक तो गुण बता रहे हैं और दूसरा फिर उसमें मात्रा भी डालनी रहती है। आप विवेचना यानी कि रीजनिंग जो आप करोगे 2 तरह से करोगे। नंबर 1 गुणात्मक यानी गुण बताओगे कि कुछ किस गुण की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर आप मात्रा बताओगे। मात्रा जैसे अब आप बताओगे तो 2 द्रव्यमान है, इन दोनों द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में कितना बल लग रहा है। अगर मैं इसे 5 किलो की कर देता हूं तो कितना बल लगेगा, तो मैं कहूंगा 25 न्यूटन लगेगा। 1000 किलो की कर दी है तब फिर कितना बल लगेगा, हमने कहा कि जी 1000 लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी रीजनिंग में न्यूमेरिकल वैल्यू डाल रहे हो, आंकिक मान डाल रहे हो, गुणा कर रहे हो। तो ये होती है गुणात्मक विवेचना। इसी तरीके से कि सन से आने वाला जो रेडिएशन होता है, सन से सूरज से आने वाली जो रोशनी होती है, वो अगर हमारी आंखों में 42 एंगल से 42 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, 42 एंगल से अगर हमारी आंखों में एंटर करती है तब हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप न्यूमेरिकल वैल्यू डाल रहे हो। तो रीजनिंग 2 प्रकार से करते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक विवेचना। ठीक है, समझ में आ गई हमारी कि 2 द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में बल लगता है। ठीक है, अब ये बल आपने ये बता दिया कि 2 द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में बल लगता है। तो जब मैं एक चौक को ऊपर की तरफ उछालता हूं तो पृथ्वी अपने द्रव्यमान की वजह से इस चौक को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अब सामने वाले ने, दूसरे व्यक्ति ने ये क्वेश्चन कर लिया कि ऊपर भी तो सूरज है, ऊपर मंगल है, उसके पास भी बहुत ज्यादा द्रव्यमान है, तो वो इतनी बड़ी द्रव्यमान वाली वस्तु इसको अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर लेती, इसको ऊपर ही चला जाना चाहिए। तो हमने अपनी रीजनिंग कर करके ये बताया, देखो जब आप इस वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ये ऊपर की तरफ जाती है और ये इधर आपका जो मंगल है, मान लीजिए मंगल ही है यहाँ पर, ये मंगल, और ये ऐसे आपने वस्तु फेंकी तो ये मंगल की दूरी, इस वस्तु की दूरी, इस वस्तु की मंगल से जो दूरी है ये बहुत ज्यादा दूरी है, इसलिए मंगल इस पे इतना बल नहीं लगा सकता क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा है। यानी कि अच्छा, दूरी ज्यादा होने से बल कम लगता है, आप ये कहना चाह रहे हो। जी हाँ, हम यही कहना चाह रहे हैं। तो ये दूरी, ये जो द्रव्यमान वाली वस्तु है ये दूरी कम है, इसलिए अर्थ इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगी और इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। अब सामने वाले ने कहा ठीक है, तो कितनी दूरी होनी चाहिए कि उसको मंगल अपनी ओर आकर्षित कर ले। अब हम फंस गए, अब हमें वैल्यू बतानी रहेगी कि भाई कितनी दूर हो। तो या फिर इसको ऐसे समझिए, मैं आपको 2 वस्तु देता हूं 1000 किलो की। जब मैं 2 वस्तु आपको 1000 किलो की दे रहा हूं तो बताइए इन दोनों वस्तुओं के बीच में कितना बल लग रहा है। फिर मैंने आपको 2-2000 किलो की दे दी और एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रख दी, बताइए कितना बल लग रहा है। अब हम बल की वैल्यू कैसे करेंगे, बल का गणना कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तौलने के लिए तराजू लगेगी, कुछ हमारे पास कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि कि हम मेजर करके बता सके। देखो भाई 1000 किलो की है, दूसरी भी 1000 किलो की है, एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रखी है, तो उसे कैलकुलेट कर करके हम आपको बताना चाहते हैं। तो मुझे एक अब फॉर्मूले की जरूरत है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो हमारा होता है गणितीय प्रतिरूपण, यानी कि आपको गणित का सूत्र का निर्माण करना रहेगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी रहेगी। तब हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग की, बहुत सोच समझ करके ये हमने एक फॉर्मूला बनाया कि 2 द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है वो होता है इतना, F = G(m1 m2 अपॉन r²। इस फॉर्मूले से हम 2 वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं और इसी फॉर्मूले से आपको बता सकते हैं कि मंगल कब इस वस्तु पर फोर्स लगाएगा और इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। हमने इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर करके ये दूरी निकाली कि देखो जब ये दूरी, जब ये जो वस्तु है ये वस्तु इतनी दूरी कवर कर लेगी, इतनी दूरी कवर कर लेगी, तब अर्थ इस वाली वस्तु पर
अर्थ इस वाली वस्तु पर बल लगाना बंद कर देगी और फिर मंगल इस पे बल लगाना शुरू कर देगा और इसको अपनी ओर, वो मंगल इसको अपनी ओर खींच लेगा और ये वस्तु कभी भी वापस लौट करके नहीं आएगी। हमने वैल्यू कैलकुलेट कर करके आपको बता दी, ये आर का मान जो भी होगा 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, ये दूरी जो भी होगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब ये आपने जो फॉर्मूला बनाया है, इस फॉर्मूले के आधार पर आपने बताया है कि मंगल अब इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा जब ये वस्तु इतनी दूरी तय कर लेगी, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले पे विश्वास करता हूँ और जो मेरे साथ में है वो विश्वास करते हैं, तीसरा पर्सन इस पे विश्वास नहीं करेगा। यार कैसी बात कर रहे हो, मैं मुझे तो प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ कि ये वाकई में फॉर्मूला सच है या गलत है, तब मैं मानूंगा। तो अच्छा, तो हमने ऊपर की तरफ अर्थ से यहाँ से एक रॉकेट को लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च करने के बाद हमने पता कर रखा है जब हमारा रॉकेट इतनी दूरी तय कर लेगा तो वो रॉकेट कभी भी वापस आएगा नहीं, फिर वो आगे चला जाएगा, मंगल पे चला जाएगा। तो हमने रॉकेट को लॉन्च कर दिया और कहा कि जब इतनी दूरी तय कर लेगा रॉकेट, जब इतनी दूरी तय कर लेगा आप रॉकेट का इंजन बंद कर देना और फिर वो वापस कभी भी लौट करके नहीं आएगा, वो मंगल पे चला जाएगा, ठीक है। हमने ऐसा ही किया, जब हमारे रॉकेट ने इतनी दूरी तय कर ली तो हमने अपना इंजन बंद कर दिया। अब जब इंजन बंद कर दिया तो वो रॉकेट ऊपर चला जाएगा, हमारी तो सोच यही कह रही है। लेकिन हम देखते हैं 1-2 दिन बाद वो रॉकेट वापस से अर्थ पे आकर के गिर गया। अब ये क्या हुआ, ये हुआ, ये जो आपने फॉर्मूला बनाया था ये गलत बनाया था, आपने इसी के अकॉर्डिंग तो कैलकुलेशन की है, तो ये जो फॉर्मूला आपने बनाया ये गलत बनाया, रॉन्ग फॉर्मूला है ये। हालांकि ये फॉर्मूला सही है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो वो गिर गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो आपने सिद्धांत बनाया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बनाया या जो भी सिद्धांत बनाया, उसके सत्यापन की बारी आती है। फिर नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूला बनाने के बाद सिद्धांत को सत्यापित करना रहता है, या तो वो सत्यापित हो जाएगा या फिर असत्यापित रहेगा वो। अगर ये फॉर्मूला गलत हो जाता है, अगर आपकी थ्योरीज वेरिफिकेशन, अगर आपकी थ्योरीज फॉल्स हो जाती है, आपकी थ्योरी गलत साबित हो जाती है, तो फिर आप इसको ऐसे समझिए जैसे आप सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हो और मेहनत करते 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 90 नंबर पर पहुंच गए, वहां पर आपको मिलता है सांप और वो आपको ला करके छोड़ देता है 0 पर, तो आपकी जितनी भी मेहनत थी वो सारी बेकार हो गई। अब आप क्या करोगे, अब आप दोबारा से फिर मेहनत करोगे, यानी कि फिर दोबारा से अपना सिद्धांत देने के लिए फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर चीज़ों को देखोगे। क्या पता आपने चीज़ों को देखने में गलती कर दी हो सकता है आपने प्रयोग करने में गलती कर दी हो, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती रही होगी, फॉर्मूला बनाने में गलती कर दी हो, तो फिर दोबारा से स्टार्ट करोगे स्टार्ट करोगे स्टार्ट करोगे और फिर दोबारा से अपनी थ्योरीज लाओगे, जब तक कि वो थ्योरीज आपकी सत्यापित नहीं होती, जब तक कि आपका फॉर्मूला सत्यापित नहीं होता, तब तक आप इन स्टेप को दोबारा से रिपीट करते रहोगे। और अगर ये थ्योरी हमारी सत्यापित हो जाती है तो फिर बल्ले बल्ले मजा आ जाता है, सिद्धांत बन जाता है, हमारा नाम आ जाएगा बुक में, हम साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो लास्ट में हमारी थ्योरी या तो सत्यापित हो जाती है फिर भी असत्यापित हो जाती है। अगर रॉकेट वापस नहीं आता तो फिर हमारी थ्योरी सत्यापित हो जाती है। तो ये हमारी इस तरीके से हम इस तरीके से साइंस में अपनी बातें रखते हैं, इन स्टेप्स को अपनाते हुए, जिसको हम वैज्ञानिक विधि के स्टेप्स कहते हैं। अब इसमें एक बात और है कि आपने थ्योरीज दी, अब जरूरी नहीं है कि वो थ्योरीज आने वाले 20 साल में भी ऐसे ही रहे, 40 साल में भी ऐसे ही रहे, नहीं, हो सकता है कि उस थ्योरीज को बदलने वाला कोई आ जाए। आपकी थ्योरीज जो आपने सिद्धांत दिया है उसको बदला भी जा सकता है विज्ञान के अंदर। जैसे न्यूटन ने लाइट को बताया था कि लाइट सीधी चलती है, बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने आकर के ये कहा कि नहीं, लाइट सीधी नहीं चलती, लाइट तो ऐसे वेव्स की फॉर्म में चलती है। उसकी बात भी मानी गई क्योंकि उसने अपनी बात भी इन 7 स्टेप्स को अपनाते हुए बताई और न्यूटन ने भी बताई थी। तो न्यूटन की थ्योरीज को बदला गया। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, दूसरे साइंटिस्ट ने यह कहा नहीं, लाइट ऐसे वेव की फॉर्म में नहीं चलती, वो चलती है पैकेट के फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है, जो आइंस्टीन की थ्योरी आई, आइंस्टीन ने ये बताया।
फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए। तो इस तरह से थ्योरीज बदलती रहती है। साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर नए नए प्रयोगों से नए नए इस प्रकार साइंस में, विज्ञान में नए नए प्रयोगों से नए नए सिद्धांतों की नींव पड़ती है। तो इसलिए ये जो विज्ञान है ना, ये हमेशा गतिशील है, ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, नए नए सिद्धांत खोज होते रहते हैं, खोज होती रहती है। तो आपने जो सिद्धांत बनाया विज्ञान के अंदर, वो ऐसा है जैसे कि चाइना का माल। आपने जो आज सिद्धांत बनाया है, हो सकता है वो 50 साल बाद बदल दिया जाए। और ऐसा साइंस में होता भी है, जब आप पढ़ोगे आप देखोगे। मैं एक सिद्धांत और बताता हूं। न्यूटन ने यह बताया था कि जो ध्वनि की चाल होती है वो 320 मीटर पर सेकंड होती है। ये सिद्धांत दिया उन्होंने। बाद में जाकर के लाप्लांस ने बताया नहीं, 320 नहीं होती, 344 45 इतनी होती है। और उन्होंने प्रूफ करके बताया भी, उनकी बात मान ली गई। तो न्यूटन के सिद्धांत को बदल दिया लाप्लांस ने। तो इस तरीके से सिद्धांत बदले जाते हैं और ये बदले जाएंगे। साइंस में कोई फाइनल थ्योरी नहीं है। देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। विज्ञान में कोई सिद्धांत अंतिम नहीं है। नए नए प्रयोगों से नए नए सिद्धांतों की नींव पड़ती है। इस प्रकार विज्ञान सदैव सदी गतिशील होता है। आई होप आपकी समझ में ये मेरा पूरा लेक्चर्स आ गया होगा। अगर आपकी समझ में ये लेक्चर्स आ जाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप आने वाले टाइम में हमारे से IIT नीट्स के लेक्चर्स भी पढ़ोगे। मैं विज्ञान को, साइंस को, फिजिक्स को बहुत आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। अगर आपको किसी से अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपके भले की वो चीज़ आपको दे रहा है, आपका उसमें कुछ भला हो रहा है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, आपको कुछ मिल ही रहा है। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है।